नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के ऊपर है। क्योंकि आज 14 नवंबर 2023 है। 14 नवंबर को उनका बर्थडे होता है। उस बर्थडे पर मैंने सोचा कि आज एक नेहरू के ऊपर एक अपना विचार रखूं। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हुए और उनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। उनके दिमाग में जो भारत की कल्पना थी वो निश्चित रूप से एक सेकुलर भारत की कल्पना थी। एक इंक्लूसिव ग्रोथ की भावना थी और पूरे भारत को संजो कर एकता के सूत्र में वो पिरोना चाहते थे और ताकि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हो। इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, साइंस को सबसे ऊपर रखा। वो ये मानते थे कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। धर्म का स्थान घर में पूजा करने से है और विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, रंग रूप के लोग यहाँ रहते हैं, वो इसको घर में करें और मिल करके एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें शांति से, सुख से सब कोई रह सके। इसके लिए उनके दिमाग में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो संघर्ष लोगों ने किया था और उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप वो सबको चाहते थे कि सबको इस देश में कुछ न कुछ उसको मिले। इसके पहले भी कांग्रेस के लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। समाजवादी पार्टियां थीं, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे और दक्षिणपंथी विचारधारा के भी लोग थे। पर ज़्यादातर लोग कांग्रेस के विचारों से सहमत थे, गांधी जी के विचारों से सहमत थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखने को मिली। भारत के लोग ये चाहते थे, हिंदुस्तान के लोग चाहते थे कि अंग्रेज़ों के अंदर रह करके सेल्फ रूल लिया जाए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कल्पना कोई नहीं कर रहा था उस समय। लेकिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिसमें महात्मा गांधी और नेहरू, अम्बेडकर, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि बहुत लोग थे, सबके मन में कल्पना थी कि भारत को कम से कम सेल्फ रूल मिल जाए। और इन्होंने ये भी देखा था कि जो ब्रिटिश कॉलोनी है, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसको अंग्रेज़ों ने सेल्फ रूल दे ही दिया। सेल्फ रूल का मतलब ये है कि एक कॉलोनी अंग्रेज़ों की रहेगी, इसके हेड वो नॉमिनल होंगे, पर जो इनकम और खर्च होगा उस देश के लोग अपने लोगों के लिए खर्च करेंगे, उनके विकास में खर्च करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए डोमिनियन स्टेटस का डिमांड प्रथम विश्व युद्ध के पहले किया, पर बाद में उनको डिनाई कर दिया या नहीं दिया। अंग्रेजों ने उल्टे रौलट एक्ट और जालियांवाला बाग के माध्यम से दबाने की कोशिश किया। 1925 आते आते करीब करीब जितने भी उनके वाइट कॉलोनीज थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसको तो उन्होंने सेल्फ रूल दे दिया। इंडिया को डिनाई कर दिया, बोला इंडिया उस कैटेगरी में नहीं है, मतलब ये ब्लैक लोगों का देश है, इनको सेल्फ रूल नहीं दिया जा सकता। इसको देख करके जवाहरलाल नेहरू कन्विंस हो गए कि ये अंग्रेज हम लोगों को सेल्फ रूल कभी नहीं देंगे। अतः उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभालते हुए 1929 में
रावी नदी के तट पर लाहौर में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि अब हम पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे, अब अंग्रेज़ों को यहाँ पूरी तरह भगाएंगे, उनके अंडर से हमें सेल्फ रूल नहीं लेना, वो देंगे भी नहीं। तो और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि कोई भी ब्लैक कंट्री उनके बराबरी में विकसित हो जाए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इत्यादि को उन्होंने आगे बढ़ने दिया, जबकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंडिया से उनको मिल रहा था। लेकिन ब्लैक के वजह से यहाँ वो डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहते थे। वो इसको न तो आज़ादी देना चाहते थे किसी तरह का, न इस देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट में देखना चाहते थे। उनको डर था कि ब्लैक लोग मेरे बराबर हो जाएंगे। इन्हीं विचारों को लेकर के हमारे देश के लोगों को, खास करके जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पॉलिसी जो उन्होंने फॉर्म किया, जो सर्वानुमति से फॉर्म किया गया था, सबके सहयोग से फॉर्म किया गया था, वो था कि हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगभग 3-3.5 साल लग गया और वो दुनिया का एक यूनिक संविधान बना। भारतीय संविधान मामूली संविधान नहीं है, ऐसा शायद ही किसी देश का संविधान है। लैंग्वेज के आधार पर उन्होंने राज्यों का पुनर्गठन किया, इलेक्शन कमीशन बनाया, बिल्कुल फ्री, जिसमें कोई हस्तक्षेप न हो। इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के एक शिव कुमार थे, उनको बुलाया, वो इस मामले के जानकार थे और इलेक्शन कमिश्नर बने। जुडिशियरी भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया, जिससे कि हमारा संविधान की रक्षा किया जा सके। जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यहाँ लिटरेसी रेट सिर्फ 12% था। 12% लोग ही लिटरेट थे, बाकी इलिटरेट। 80% पॉवर्टी था इस देश में। 80% लोग गरीब थे। इस देश की इकोनॉमी में 90% इम्पोर्ट पर आधारित देश था, एक्सपोर्ट 10% होता था। अंग्रेज़ों ने जो हमें देश के रूप में बाउंड्री दिया, वो डिसाइडेड नहीं था बहुत जगहों पे। वो जानबूझ करके इस रूप में छोड़ गए थे ताकि ये लोग लड़ते रहें। लगभग 650 राजवाड़ों को यूं ही छोड़ गए। और सबसे जो घातक उन्होंने इंडिया को दिया रूप में, वो है कॉमनल बम और डिवीज़न ऑफ द कंट्री। वैसे तो उन्होंने अपने हिसाब से कोरिया को बांटा, जर्मनी को बांटा, इजराइल क्रिएट किया, पाकिस्तान क्रिएट किया। और पाकिस्तान का क्रिएशन उनको एक इम्पेरियल ताकत के रूप में बनाए रखने के लिए था, और वो भारत को डिसइंटीग्रेट करने के लिए भी बना था, जिससे कि और हुआ भी। हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ा। 1857 की क्रांति के बाद ही उन्होंने सोच लिया था कि इसको इस कॉमनल आग में झोंक देंगे। इनका ड्रीम जो है नेशन स्टेट का, सेकुलरिज्म का, डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ख़त्म हो जाएगा। इंडिया पीस में टूट जाएगा। इतना बड़ा देश जिसमें बहुत सारी भाषाएं, खान पान, वेशभूषा, रंग के लोग रहते हैं, इनको डेमोक्रेसी नहीं बनाया जा सकता था। इस चैलेंज को नेहरू ने लिया कि हम इसको इंटीग्रेट करके एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाएंगे। नेहरू खुद डेमोक्रेसी के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जब कैबिनेट बनाई तो दक्षिणपंथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कैबिनेट में शामिल किया, कम्युनिस्ट को भी शामिल किया,
सोशलिस्टों को भी शामिल किया, और वो पार्लियामेंट में सबकी सुनते थे और सबकी क्रिटिसिज्म सुनते थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के लीडर जो थे महावीर त्यागी, उनकी बड़ी आलोचना किया करते थे। महाबल मिश्र तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन वो सब सुनते थे, क्योंकि क्रिटिसिज्म, एक अच्छा डेमोक्रेट क्रिटिसिज्म को सुनता है। एक अच्छा डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाला अपनी क्रिटिसिज्म को सुनता है, सुधारता है और फिर उसको ठीक करता है। वो यहाँ तक करते थे कि चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा करते थे और उनसे उनका राय लिया करते थे हर इशू पे। तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ नेहरू आगे बढ़े और इस इंडिया को आज जिस रूप में हम देखते हैं, चाहे IITs हों, चाहे IIM हों, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल साइंस हो, ये सब की स्थापना उन्होंने किया। जबकि इस देश का पहला बजट 1,71,00,000 का था, 171 करोड़ का बजट था। इतना कम बजट में देश में संस्थाओं का निर्माण करना, CSIR, बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, न जाने क्या क्या इंस्टीट्यूट्स उन्होंने बनाया इतने कम पैसे में। भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली डैम इत्यादि उन्होंने बहुत सारे डैम बनवाए। यहाँ तक कि स्टील प्लांट, जो कि आधुनिक उद्योग का एक बैकबोन होता है, विदेशों से सहायता लेकर के बात करके 3-4 स्टील प्लांट बनवाए, उसकी नींव रखी, जिसमें दुर्गापुर, भिलाई इत्यादि है। हेवी इंजीनियरिंग, जिससे कि फ़ायदा बाद में मिलता है, वो HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची, HMT इत्यादि बनवाया उन्होंने। और तो और पंजाब के जो शरणार्थी आए, उस समय इतना प्रेशर था, कुछ लोग कहते थे सारे मुसलमानों को निकाल दो। पंजाब के लोग एक अलग राजधानी मांग रहे थे, उस शहर को चंडीगढ़ को बसाया इतने कम बजट में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अमृत कौर यहाँ हेल्थ मिनिस्टर थी, नेहरू कैबिनेट में पहला हेल्थ मिनिस्टर। उनसे उन्होंने पूछा कि एम्स जैसे संस्थान बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से मिलेगा। अमृत कौर इसके लिए लगी। धीरे धीरे उन्होंने पता किया कि न्यूजीलैंड इस तरह का कुछ फंड प्रोवाइड कर सकता है, तो उस फंड को जैसे तैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के थ्रू कांटेक्ट करके ले करके पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बना, जो बाद की सरकारों ने 100 टोटल 20-30 संस्थान अभी बन चुके हैं करीब करीब हर स्टेट्स में। इसी तरह से IIT 5 बने, वो उसकी भी शाखाएं बहुत खुल चुकी हैं हर जगह, हर स्टेट में। IIM जो हमारा है, वो भी ऐसे ही प्रतिष्ठित संस्थान में से है, उसकी भी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। जबकि पहले कलकत्ता, अहमदाबाद और बेंगलोर था, उन्हीं 3 बनवाए थे। तो इस तरह से आधुनिक भारत की नींव रखे, और लॉन्ग रेंज में इन IITs का फ़ायदा अब मिल रहा है। स्टील प्लांट्स जो बने उसके फ़ायदा बाद में मिले। तो इस तरह से उन्होंने एक आधुनिक भारत की नींव रखी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया। 2 शक्तियाँ थीं, कम्युनिस्ट पावर ब्लॉक का हेड सोवियत यूनियन हुआ करता था, और कैपिटलिस्ट पावर ब्लॉक का हेड USA हुआ करता था। इनको पता था हमारे पास ना धन है, ना अर्थ है, ना पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम कैसे अपने देश को बचाएं। तो उन्होंने एक फार्मूला निकाला, नॉन अलाइंड, जो हम न इधर के होंगे इस ग्रुप के, न उस ग्रुप के होंगे। यदि किसी ग्रुप के होंगे तो आधी दुनिया से कट जाएंगे, सहयोग नहीं ले सकेंगे, और फिर किसी बड़े राष्ट्र का पिछलग्गू बना रहेंगे, अपना विकास नहीं कर पाएंगे। सेकुलरिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेकुलरिज्म के बड़े फ़ायदे होते हैं। जब कोई देश सेकुलर होता है, तो सेकुलर देश में जो नेशन का इंटरेस्ट फर्स्ट होता है,
जब हम सेकुलर डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले लोगों का इंटरेस्ट देखेंगे, और जो रिलीजियस स्टेट होते हैं वो पहले इंटरेस्ट आइडियोलॉजी को देखा जाता है। सेकुलरिज्म का दूसरा सबसे बड़ी फ़ायदा ये हुआ कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में फ्री डिस्कशन हुआ। कोई रिलीजन उसको दबा नहीं सकता था। जब रिलीजियस स्टेट हम हो जाते हैं तो रिलीजन के अगेंस्ट में हम एक शब्द नहीं बोल सकते, डिस्कशन फ्री नहीं कर सकते, बहुत सारी पाबंदियाँ हो जाती हैं। यहाँ तक कि साइंस का डिस्कशन भी हम रिस्ट्रिक्टेड वे में करते हैं, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। पश्चिम के देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनका विकास का एकमात्र की दो ही है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड फ्री प्रेस। ये तभी संभव है जब हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ के अनुसार संविधान बनाते हैं। तो ये नेहरू की कल्पना थी और उन्होंने ऐसे ही अपने देश को आगे बढ़ाया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सोवियत मॉडल से बड़े प्रभावित थे। ये सही बात है। वो मार्क्सिस्ट थे, कम्युनिस्ट नहीं थे। वो मार्क्सिस्ट जरूर थे, और साइंटिफिक सोशलिज्म, मतलब हर चीज़ का समाधान साइंस से हो, लॉजिकल हो, तर्क के आधार पर हो, इसमें बिलीव करते थे। और सोवियत मॉडल से वो प्रभावित इसलिए भी थे क्योंकि 1917 में सोवियत क्रांति के बाद बड़ी कम समय में सोवियत ने इकोनॉमिक ग्रोथ कर लिया था। उनको भी इच्छा थी कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसके लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान जो सोवियत से लिया और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि हमें सबसे पहला ज़रूरी क्या है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उनका निर्धारण हुआ और वो काम पूरा किया गया। इस तरह से सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान चलते रहा इस देश में। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत देश आज़ाद हुए, वहाँ आर्मी रूल लग गई, कोई विजन नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो बटने के बाद इस्लामिक कंट्री हुआ, आर्मी की रूल हो गई वहाँ पे, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। हालांकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू ये चाह रहे थे कि सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहे ताकि सबको जल्दी से जल्दी एजुकेट किया जा सके। लेकिन कुछ विरोध के बाद वो मान गए कि नहीं, स्टेट्स का अधिकार इस पर होना चाहिए। आज शिक्षा का अधिकार राज्यों पर है। जो सरकारी स्कूल है राज्य सरकारों का, उसमें उतनी प्रगति नहीं हुई, उतना मास एजुकेशन नहीं हुआ। नो डाउट हमने 75 ईयर्स में 80% लोगों को लिटरेट बना दिया। जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात थी तो नेहरू पीसफुल नॉन वायलेंट मेथड से देश में परिवर्तन चाहते थे। कम्युनिस्ट कंट्री में जो परिवर्तन होता है वायलेंट मेथड से होता है, ज़बरदस्ती होता है। तो लेकिन वो नॉन वायलेंट मेथड से चाहते थे। और फैबियन सोशलिस्ट थे, उनकी विचारधारा फैबियन सोशलिस्ट था, जो पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन करे, समाज का आधुनिक समाज बनाए। इस संदर्भ में उनकी मुलाकात फ्रेंच मिनिस्टर मुलरो आंद्रे से हुई थी। उन्होंने पूछा था कि इस देश के निर्माण में आपको सबसे बड़ी बाधा क्या है। नेहरू ने कहा था कि एक रिलीजियस स्टेट को एक सेकुलर स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पे यहाँ के लोग धर्म में विश्वास करते हैं, मेडिवल थॉट्स में विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग मंदिर बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, मस्जिद बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, पर हॉस्पिटल और स्कूल बनाने के लिए इकट्ठे जल्दी नहीं होते। हर चीज़ में यहाँ के लोगों को भाग्य को भगवान को छोड़ देते हैं। तो ऐसे मॉडर्न स्टेट नहीं बनाया जा सकता। इसी संदर्भ में एक बार एक हमारे यहाँ शंकर हुआ करते थे, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट। उन्होंने एक कार्टून बनाया था जिसमें दिखाया था उन्होंने कि जितने भी
वाद्य यंत्र हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सब नेहरू ही बजा रहे हैं, बाकी किसी को मतलब नहीं है। बाकी लोगों को इतना पता भी नहीं था। नेहरू एक डेमोक्रेसी के टीचर भी थे, प्रिएचर भी थे, और उनको विश्वास था कि धीरे धीरे यहाँ के लोग डेमोक्रेसी में पैटर्न पर आ जाएंगे, लोग डिमांड करेंगे। हालांकि बाद की सरकारों को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहिए था, तो नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन हमारा उतना पावरफुल नहीं हो पाया। जुडिशियरी पावरफुल है, पर स्टाफ की कमी है, जजेस की कमी है, इसलिए केस देर से सॉल्व होता है। पुलिस हमारा रिफॉर्म के लिए इंतजार कर रहा है, पुलिस में रिफॉर्म नहीं हुआ, इफेक्टिव पुलिस नहीं हो पाया हमारे यहाँ। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसे ही है जैसी पुलिस है, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी को आगे बढ़ाती है वो। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो इस तरह से हम इस मामले में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बन के रह गए हैं। और नेहरू को सबसे जो बड़ा पहला चैलेंज था वो था इंटीग्रेट करना जो राजे रजवाड़े थे, जो लगभग 600 थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको फ्री छोड़ दिया था। उनको चाहते थे उनको कि ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, देश टूट जाए और फिर से उनका प्रभाव इंडिया के ऊपर स्थापित हो जाए। फिर उन्होंने इक्वलिटी, ब्रदरहुड, मतलब सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना चाहते थे। उस प्रोसेस में उन्होंने संस्थाओं को, खास करके इलेक्शन कमीशन और जुडिशियरी को स्ट्रॉन्ग बनाए। इस तरह से नेहरू ने इस देश की नींव रखी और आज हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो हैं ही, जिसमें से कि हमारा सत्ता का परिवर्तन पीसफुल हो जाता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इंडिया का आज भी, वो कॉमनल फोर्सेस का है। अंग्रेज़ों ने एक ऐसा जहर घोल के यहाँ चला गया, जहर घोल के, जिससे कि सिर्फ डिवीज़न नहीं कराया उसने। यदि अंग्रेज चाहते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीज़न पीसफुल हो जाता, लेकिन वो नहीं चाहते थे। वो वायलेंट करवाए, खास करके लिथगो और चर्चिल बेंट अपॉन था कि वायलेंट डिवीज़न हो, ताकि एक जहर इंडिया में फैले और यहाँ से सारे मुसलमान चले जाएं और फिर यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग मजबूत हो जाएगी। आज बीजेपी आरएसएस वाले कहते भी हैं कि सारे मुसलमानों को भगा देना चाहिए था, जबकि नेहरू का विचार था कि सारे मुसलमान ने वोट नहीं दिया है जिन्ना को, यहाँ पे हर तरह के लोग रहेंगे तो सेकुलरिज्म मजबूत रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान में से हुआ, सारे हिंदू को भगा दिए, तो वहाँ सवाल उठा कि असली मुसलमान कौन है। अहमदिया को निकाल दिया उन्होंने, शिया को छोड़ दिया पीछे, और सिर्फ सुन्नी की बात सुनी जाती है। यदि हम भी ऐसे करते, सारे मुसलमान को निकाल देते, तो फिर होता कि तो असली हिंदू कौन है, तो ब्राह्मण है, फिर बाकी तो हम लोग आपस में झगड़ते जैसे पाकिस्तान में झगड़ रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि जो मुसलमान या हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, यदि वो रहना चाहते हैं तो रहें, हम तो सेकुलर रहेंगे। क्योंकि उनकी नज़र में एक स्टेबल इंडिया चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान की राह लें और देश को टूटते हुए देखें, जैसे पाकिस्तान टूटा 2 पार्ट में। यदि हमने भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना बनाते तो हम भी टूट जाते, निश्चित रूप से टूट जाते, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है और ये जो हुआ बड़ा है एक्सपेरिमेंट, उसको दोबारा करेंगे तो वैसा ही होगा। इस तरह से हम नेहरू को याद करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेहरू ने कश्मीर के ऊपर एक्टिव नहीं हुए, उनकी वजह से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हाथ में चला गया। मैं यहाँ
कुछ बात बताना चाहता हूँ कि नेहरू की वजह से आज जितना कश्मीर इंडिया में है वो है। हमारे दक्षिणपंथी विचारधारा में के समर्थक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने तो कहा था भाई हैदराबाद और जूनागढ़ पर बात मत करो, कश्मीर ले जाओ। लेकिन नेहरू ने कहा नहीं। नेहरू ने बड़ी ही चालाकी से शेख अब्दुल्ला जो वहाँ पे प्रजामंडल के हेड थे, उनके माध्यम से लोगों में जो जितने भी वहाँ के लोग थे उसको अपने साथ कर लिए। हरि सिंह भी लास्ट में हार थक के आके साइन कर दिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे। और इस तरह से लोगों के समर्थन से और राजा के समर्थन से जो कश्मीर इंडिया में आ गया। जहाँ तक गिलगिट बल्तिस्तान की बात है, उसको तो अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड ब्राउन ने 1935 में ही अलग कर दिया था। उनके पहले से प्लानिंग था कि हम पाकिस्तान को अलग करेंगे। और चूँकि पाकिस्तान अंग्रेज़ों का डोमिनियन स्टेटस रहा है 1956 तक, तो अंग्रेज़ों की जिम्मेवारी थी पाकिस्तान को बचाएं। और भारत अंग्रेज़ों से लड़ नहीं सकता था, ब्रिटेन से नहीं लड़ सकता था। पश्चिमी देश बड़े स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से वो गिलगिट बल्तिस्तान वहाँ गया और बाकी जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ रहा। तो इस तरह की है पॉलिटिक्स है। इसी तरह से नेहरू ने अपने आर्मी के हेड करियप्पा से पूछा था कि हम चीन से लड़ सकते हैं क्या। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस स्थिति में यहाँ आर्मी छोड़ गए थे। इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्मी की तरफ ग्रोथ, यदि दोनों ग्रोथ हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, मेरे पास न फंड था न समय था, तो नेहरू ने इकोनॉमिक ग्रोथ को चुना। जब लोग ट्रेंड हो जाते हैं डेमोक्रेटिकली, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है तो देश स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो नया देश आर्मी और वार में लग जाएगा वो देश खत्म हो जाता है, टूट जाता है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो जनरल करियप्पा ने कहा कि नहीं, हमारे पास न उतने संसाधन हैं। जो आर्मी थी वो बट गई 2 पार्ट में, पाकिस्तान चला गया, इक्विपमेंट्स भी पाकिस्तान चला गया। तो उतनी आर्मी और उतनी इक्विपमेंट्स के लिए इतने खर्च होंगे जिससे हमारा देश का विकास रुक जाएगा। फिर भी नेहरू ने पहले फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया, मतलब चाइना ने अटैक किया तो उसको अच्छा से जवाब दिया। और उनको उम्मीद नहीं थी कि चाइना जो है वो इस तरह से अटैक करेगा, क्योंकि वो भी इम्पेरियलिस्ट कंट्री के अगेंस्ट में लड़ रहा था। इंडिया भी लड़ के आज़ाद हुआ था और इनको कम्युनिस्टों से अच्छा संबंध था, स्पेशली चाओ एनलाई से। लेकिन कम्युनिस्ट चाइनीज जो थे वो रियल में कुछ कम्युनिस्ट हैं और कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स का कैरेक्टर है, जैसे सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के। उन्होंने हान वंश द्वारा कही हुई बात, निर्धारित नहीं कही हुई बात को ही टेरिटरी बताया और तिब्बत को अपना बता दिया। इस तरह से इंडिया और चाइना का कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। नेचुरल बाउंड्री तो हमारा हिमालय ही है। दलाई लामा उतने पावरफुल थे नहीं, उनकी सत्ता थी तिब्बत में। जैसे तैसे दबाव में आधा तिब्बत दे गए, बाद में भाग के इंडिया में आ गए और वार खत्म हो गई। तो इस तरह से नेहरू के ऊपर जो हम एक तरफा जो ब्लेम गेम करते हैं वो सारी गलत चीज़ें हैं, जानकारी के अभाव में है, लोगों को पता नहीं है। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ लास्ट में, बड़ी लंबी स्पीच हो गई मेरी। नेहरू की का जो कपड़ा है वो एक लॉन्ड्री में धुलता था, उसका नाम था पेरिस, जो लखनऊ में था। तो किसी ने कहा कि इनका तो कपड़ा ही धुलता है पेरिस में। और बहुत से हम भारतीय इंडियन लोग इस बात को मानते भी हैं, उनकी कपड़ा पेरिस धुलने जाती थी, जबकि ये सरासर गलत है। उस समय जहाज हुआ करता था और जहाज से जब कपड़ा धुलने जाएगा और धुल के आएगा तो उसमें लग जाएगा 4-5 महीना। इतना में तो वो नया कपड़ा खरीद लेंगे, जितना कॉस्ट होगा, जितना टाइम लगेगा। तो एक गलत प्रचार
हम नेहरू के बारे में ज़्यादा करते हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि लखनऊ की लॉन्ड्री में भी कपड़ा जाती थी और धुलवा के पहनते थे, और वो सारा पैसा उनका नहीं था, उनके फादर का दिया हुआ पैसा था। तो इस तरह से हम नेहरू को बदनाम करते हैं चाइना को लेकर के, ये कश्मीर को लेकर के। हाँ, उनकी एक ही गलती ज़रूर थी, जब आदमी इतना काम करता है तो गलतियाँ भी होती हैं, कोई इंसान गलती से ऊपर नहीं है। उन्होंने कश्मीर इशू को यूएनओ में ले गए, हालांकि उसमें आर्मी इंटरवेंशन का नहीं था। जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है, उसमें यूएनओ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा डिवीज़न हुआ था वो धर्म के आधार पर किया था कि हमारे धर्म के लोग इस पार्ट में ज़्यादा हैं तो ये हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो वोटिंग हुई थी, लेकिन कश्मीर में भी वोटिंग होना था, जिसके लिए पाकिस्तान को अपनी आर्मी हटाना था, जिसके लिए तैयार कभी नहीं हुआ, और इसलिए उसको पार्ट उधर ही रह गया। तो इस तरह का हमारा हिस्ट्री है, और नेहरू की प्रासंगिकता आज भी बना हुआ है। उन्होंने जो साइंस की तरफ हमें ले गए, उद्योग की तरफ ले गए, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। एक स्टेबल डेमोक्रेसी दे गए, इसको भी हम कभी नहीं भूल सकते। सारी संस्थाओं को बनाया, और बाकी हमारे लिए छोड़ गए कुछ संस्थाएं अभी और मजबूत होना चाहिए था। मैं पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, जनरल प्रशासनिक रिफॉर्म्स और फ्री प्रेस का बहुत बड़ा हिमायती हूँ। चाहता हूँ कि हमारा देश एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक संस्थाएं मजबूत हों, न्यूट्रल हों, और इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल हो कि पॉलिटिकल पार्टी को चेक कर सके, उनमें सुधार कर सके, उनमें इलेक्शन करा सके। पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह काम करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ